आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज छात्रों हम पढ़ेंगे नीलकंठ वसंत पाठ 15 रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित। महादेवी वर्मा जी की मानवीय करुणा की स्निग्धता और शीतलता ने पशुओं को भी व्यक्तित्व प्रदान किया। यहाँ हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा की रचना जो उनके पालतू पक्षियों के इर्द गिर्द घूमती है। महादेवी वर्मा जी ने जिनको बहुत करीब से देखा और उनकी भावनाओं को महसूस भी किया जो हम मनुष्यों जैसी ही होती हैं। गिल्लू गिलहरी, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते, निक्की नेवले, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी तथा नीलकंठ। आता था उनको हुनर माँ की ममता देकर इन जीव जंतुओं को पालने का, बड़ा करने का, बीमारी में दवा दारू करने का। उनके हर्ष में पुलकित होती और उनके दुख में दुखी व्यथित, उनके वियोग में उदास और संयोग में उल्लसित। पशु पक्षी उनके जीवन का सहचर ही नहीं, उनके परिवार के अंग बन गए थे। आइए इस पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। चिड़ी मार पक्षियों को पकड़ने वाला, बारहा बार बार, मारजारी मादा बिल्ली, सघन बहुत घनी, शावक बच्चा, अनुसरण पीछे पीछे चलना, आविर्भूत प्रकट, नवागंतुक नया नया आया हुआ, सघन बहुत घनी, बंकिम टेढ़ा, नीलाभ नीली आभा, ग्रीवा गर्दन, भंगिमा मुद्रा, द्युति चमक, उद्दीप्त होना चमकना, चंचु प्रहार चोंच से चोट करना, आर्त क्रंदन दर्द भरी आवाज में चीखना, व्यथा पीड़ा, निश्चेष्ट बेहोश होना, उष्णता गर्मी, अधर बीच में, कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र, नित्य प्रतिदिन, विस्मयाभिभूत हैरानी भरा, पैणी तेज, हौले हौले धीरे धीरे, श्याम काली। आइए पढ़ें नीलकंठ पाठ जिसकी साहित्यिक विधा रेखा चित्र है। यह पाठ हमारे अंदर पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव का संचार करता है। इस पाठ के माध्यम से हम समझ सकेंगे कि पर्यावरण संतुलन बनाने के साथ साथ उनमें भी प्रेम होता है। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में जितने दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती, सबका अशुभारंभ प्रायः नखास कोने से ही होता था। पर नखास कोने के प्रति लेखिका के आकर्षण का कारण खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतुओं का कारागार है। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु और इनके कठिन हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं। उस दिन लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्होंने ड्राइवर को बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान की ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले बोले, मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए लोग खरीदने आए थे। मैं मारने के लिए कैसे दे देता, टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लेखिका ने 30 रुपये चिड़ी मार को और 5 रुपये बड़े मियाँ को देकर मोर शावक खरीद लिए। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण लेखिका चिढ़ गई। वह बोली,
मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं, और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ ना होने के कारण उपेक्षा योग्य पक्षी हैं। घर में उनका पिंजरा मानो सजीव हो उठा। कटोरी में सत्तू की गोलियां और पानी पीते, वे पढ़ने लिखने के कमरे में घूमते, मेज, अलमारी, रद्दी, कागजों की टोकरी को बसेरा बनाते। लेखिका मोर शावकों को अपनी चित्रा नाम की बिल्ली के आक्रमण से बचाती। धीरे धीरे कमरा चिड़ियाखाने के रूप में बदल गया। उसने मोरों को जाली घर में पहुंचाया तो वहां कुतूहल जाग गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जैसे नई दुल्हन का स्वागत किसी घर में होता है। लक्का कबूतर ने नाचना छोड़कर उनके चारों तरफ घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापनी शुरू की। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन लेखिका के चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प क्रमशः रंग में हो गया। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे एक तितली अंडे से लेकर पूर्ण तितली के रूप में विकसित हो जाती है और कितनी रंगीन और सुंदर नजर आती है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगें उठने गिरने लगी। यानी कि हरी और नीली दोनों तरह के रंग जो हैं वो झलकने लगे। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। यहाँ आप देख रहे हैं सलेटी यानी कि काले और सफ़ेद का सम्मिश्रण। तो दोनों ओर के पंखों में काला और सफ़ेद सम्मिश्रण आपको नज़र आ रहा है। पूंछ लंबी हुई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। यहाँ पंखों पे चंद्रिकाएं देख रहे हैं, चांद जैसे आकार और रंग बिरंगे हैं। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचा कर दाना चुगना, पानी पीना। इन क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। कितनी शानदार ढंग से वह मोर चलता था, उसको हम चित्र जो है शब्दों द्वारा नहीं खींच सकते, सिर्फ देखकर ही जान सकते हैं। नीलाभ ग्रीवा, नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। मोरनी राधा भी नज़ाकत और सादगी की मिसाल थी। यहाँ आप चित्र में नीलकंठ देख रहे हैं, यहाँ चित्र में राधा देख रहे हैं। धीरे धीरे नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह खरगोश, कबूतर आदि की सेना लेकर दाना चुगने जाता और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। किसी के कुछ गड़बड़ करने पर वह तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के छोटे बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। यानी कि चोंच उसकी इतनी तीखी थी, जब खरगोश के बच्चों का कान पकड़ता तो उनमें छेद हो जाता था, जैसे हम कानों में छेद करवाते हैं। उसका प्रेम भी असाधारण था।
प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते रहते थे। एक दिन उसके स्नेह का प्रमाण मिला जब एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु छिप गए। एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। चौकन्ने नीलकंठ ने उस स्वर को सुना और सर्र से एक झपट्टे में नीचे आकर सांप के फन पर चोंच से प्रहार कर अधमरा कर दिया। खरगोश के बच्चे को बचाकर नीलकंठ सबका संरक्षक बन चुका था। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को इसलिए चुना होगा, यह इस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर ही समझ आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक बिल्कुल भी नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। यहाँ पर आप मोर को देख रहे हैं, जिसने मंडलाकार अपना रूप बनाया हुआ है, यानी कि गोलाई में अपने पंखों को फैलाया हुआ है। लेखिका को यह बात बहुत अच्छी लगती थी जब नीलकंठ उनके सामने आकर मंडलाकार छाता तानकर अपने नृत्य का प्रदर्शन करता था। कई अतिथियों ने नृत्य को देखकर परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। विषधर को खंड खंड करने वाला नीलकंठ जब बड़ी कोमलता से लेखिका के हाथों से दाना चुभता था, तब भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। नीलकंठ को फूलों और नए पत्तों से लदे वृक्ष बहुत पसंद थे, इसलिए वसंत ऋतु में आम की बौर देखकर वह बेचैन हो उठता था। ऐसे में उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। फिर एक दिन लेखिका उसी चिड़िया बेचने वाले से 7 रुपये में एक मोरनी खरीद कर लाई, जो घायल थी। कुछ उपचार के बाद मोरनी ठीक हो गई। नई मोरनी का नाम कुब्जा रखा गया। वह नीलकंठ पर अपना अधिकार जताने लगी। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य कुब्जा के आगमन की ओर संकेत कर रहा है। उसके आने से पहले तक लेखिका के चिड़ियाघर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुब्जा के आने के बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कुब्जा नीलकंठ पर अपना एकमात्र अधिकार समझने लगी थी। वह किसी भी जीव को नीलकंठ के पास नहीं फटकने देती थी, इसलिए जाली घर में रहने वाले जीवों से कुब्जा की मित्रता नहीं हो पाई। इस चक्कर में उसने मोरनी राधा की को चोंच मारकर पंख तथा कलगी नोचकर परेशान कर दिया था। ईर्ष्यावश उसने राधा के अंडों को फोड़ दिया। इस घटना से नीलकंठ इतना आहत हो गया कि उसने खाना पीना बंद कर दिया। यहाँ टूटे अंडों की तस्वीर है। 3 पक्षियों ने लेखिका को पशु प्रकृति की विभिन्नता का विशेष परिचय दिया, यानी कि नीलकंठ, राधा तथा कुब्जा ने। इस प्रकार कुब्जा के झगड़ालू स्वभाव से दुखी नीलकंठ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुब्जा भी कुछ दिन उसे ढूंढती रही, बाद में कजली के हाथों मारी गई। अब राधा अपने प्यारे नीलकंठ की याद में इधर उधर भटकती रहती है और अपनी दुख भरी केका में उसे पुकारा करती है। आइए जान लें ये कौन थे। बड़े मियाँ चिड़िया वाला, लक्का कबूतर, नीलकंठ
मोर। कुब्जा, राधा दोनों मोरनियां थी। कजली, एल्सेशियन कुत्ती थी। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। नई मोरनी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है कुब्जा। कभी कभी पी पी कर शब्दों में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द दोहराए गए हैं। गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सौंपा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मंडल धन आकार जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? मंडलाकार। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है वर्षा। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द चुने तो शुद्ध शब्द है पल्लवित, पहला वाला। बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तूफान मेल से। मोरनी मोर की क्या थी? छाया। ग्रीवा शब्द का अर्थ है गर्दन, नेक। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? नीलकंठ मोर। फलों के वृक्षों में नीलकंठ की क्या अधिक अच्छा लगता था? पुष्पित वृक्ष, पल्लवित वृक्ष। दोनों सही हैं, कोई सही नहीं। तो उसे पुष्पित और पल्लवित दोनों तरह के वृक्ष अच्छे लगते थे, इसलिए इसका उत्तर है दोनों सही हैं। कुतूहल शब्द का अर्थ है जिज्ञासा। मोर ने सांप पर किस चीज से प्रहार किया? चोंच से। वर्षा ऋतु में मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। परफेक्ट जेंटलमैन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? नीलकंठ कब जानवरों का संरक्षक बना? दोनों मोर शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? पिंजरे में। मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़कर लाया था? शंकरगढ़ से। लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? 35 रुपए में। किसे देखकर कुब्जा मारने के लिए दौड़ती थी? राधा को। मोर को क्या प्रिय है? युद्ध कला। लेखिका ने बड़े मियाँ के पैरों के पास किसे देखा? मोरनी को। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? मोर नीलकंठ की देखरेख में। शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किया? मेज के नीचे घुसकर, कुर्सी पर चढ़कर, अलमारी के पीछे छिपकर। तो इसका उत्तर है सभी सही हैं। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? नीलकंठ कब जानवरों का संरक्षक बना? नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी। मंडलाकार जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? मंडलाकार संधि युक्त शब्द। नीलाभ, इसका सही उत्तर चुने। नीलाभ, नीली आभा वाला, तो दूसरा इसका सही उत्तर है। मेघ धन आच्छन्न, इसका सही उत्तर चुने तो दूसरा वाला इसका सही उत्तर है मेघाच्छन्न। नव आगंतुक, इसका सही उत्तर चुने। नवागंतुक इसका सही उत्तर है। सिंह धन आसन का सही उत्तर चुने। सिंहासन दूसरे नंबर वाला इसका सही उत्तर है। रिमझिमाहट में प्रत्यय अलग करें तो इसका सही उत्तर है आहट। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे, देवताओं के सेनापति थे, जो कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। इनका युद्ध वाहन मयूर यानी के मोर है। आइए पहला प्रश्न देखें। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया।
मोरनी उस मोर की संगिनी थी, छाया के समान रहती थी, इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जैसे नई दुल्हन के आने पर जोर शोर से किसी घर में स्वागत होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तीसरा प्रश्न, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्दों को सुनना, पंखों को मंडलाकार बनाकर नृत्य प्रदर्शन करना, लेखिका के हाथों से बड़ी कोमलता से दाना चुगना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? यह वाक्य कुब्जा के आगमन की ओर संकेत कर रहा है। उसके आने से पहले लेखिका के चिड़ियाघर में सब पशु पंछी मिलकर रहते थे, लेकिन कुब्जा के आने के बाद सब कुछ बदल गया। कुब्जा नीलकंठ और राधा को देखते ही मारने दौड़ती। उसने राधा की कलगी तथा पंख नोच डाले। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसे उसने तोड़ दिया। झगड़ालू होने के कारण किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता ना थी। वह किसी को नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। प्रश्न 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फूलों और नए पत्तों से लदे वृक्ष बहुत पसंद थे, इसलिए वसंत ऋतु में आम की मंजरियां देखकर वह बेचैन हो उठता था। ऐसे में उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था, इनटॉलरेबल। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, कुब्जा नीलकंठ पर अपना एकाधिकार समझने लगी थी। वह किसी भी जीव को नीलकंठ के पास नहीं फटकने देती थी। कुब्जा नीलकंठ और राधा को साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से उसने राधा की कलगी तथा पंख नोच डाले। झगड़ालू होने के कारण किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता न थी। वह किसी को नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसे उसने तोड़ दिया। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से इस प्रकार बचाया। उसने सांप के फन को पंजे से दबाया। उसने चोंच के प्रहार से सांप को अधमरा कर दिया। इस तरह सांप की पकड़ ढीली हो गई। खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से निकल गया और बच गया। इससे पता चलता है नीलकंठ वीर पक्षी था। वह हिंसक नहीं था। वह कला प्रिय तथा सहयोगी पक्षी था। वह पशु पक्षियों का संरक्षक था। खरगोश के बच्चे के प्रति उसने प्रेम की भावना का प्रदर्शन किया, जबकि सांप के प्रति दुश्मनी का प्रदर्शन किया। नीलकंठ पाठ का संदेश क्या है? उत्तर, नीलकंठ पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें जीव जंतुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करें तो वे हमें भरपूर प्रेम देते हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। दिए गए शब्द से नए शब्द बनाएं। गंध, गंधक, गंधपूर्ण, सुगंध, दुर्गंध। रंग, रंगीन, रंगदार, रंगरेज, बदरंग। फल, सफल, विफल, फलदार, फलदायक। ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवर्धक,
विज्ञान, संज्ञान, अज्ञान, रूप, कुरूप, स्वरूप, बहुरूप, बहरूपिया, रूपवान। नीलकंठ पाठ पढ़ने का उद्देश्य जन जन के मन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव को संचारित करना है। इस पाठ के माध्यम से पक्षियों के महत्व को तथा पर्यावरण संतुलन बनाने में पशु पक्षियों का विशेष योगदान होता है, इस बात को हम समझ सकेंगे। तो छात्रों, जो अपना मूल्यांकन करते हैं वह प्रसन्न रहते हैं, जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं वह परेशान रहते हैं। सदैव अपना मूल्यांकन करते रहें। Evaluate yourself. Thanks for watching my video. Like, share and subscribe. Thank you once again.